Hey everyone, so welcome to my YouTube channel Your The Reading Companion। आज हम एक अपना सिविक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे आप अगर दो पिक्स देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में समराइज़ किया गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। इन राइट्स में अगर आप देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के राइट्स हमको दिए गए हैं। एक आपको ये भी पता होगा हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज की अगर आप प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे तो उसमें हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट, एक हमारी फंडामेंटल राइट का क्या हुआ, फंडामेंटल राइट का क्या यूज़ होता है, ये कैसे इफेक्टिव है, ये सभी बातें हम अपने कॉन्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। अब अगर आप इस लेक्चर में देखेंगे तो सबसे पहले हम इस लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाई दे आर इम्पोर्टेंट। अब हमें ये पता लग गया फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अब हमें ये जानना है कि इनका इम्पोर्टेंस क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको फंडामेंटल राइट्स से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको फंडामेंटल राइट्स ही क्यों बता रहा हूँ। उसके बाद चलो हमको ये भी पता है होते क्या है, हमको ये भी पता है इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमारा जो भी डिस्कशन होगा, पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब अगर हम अपने समराइज करके पहले हम अगर ये बात करें कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट्स का सबसे बेसिक आप ये समझिए कि आप एक बात बताइए, जैसे आपको अगर जीना है तो जीने के लिए कहा जाता है कि 3 चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा एक बात बताइए, कहते सब लोग ये हैं, लेकिन अगर मैंने किसी को रोटी दे दी, कपड़े दे दिए, मकान दे दिए, तो क्या वो अच्छी लाइफ जी लेगा? गारंटी है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो उसकी मौत नहीं होगी, वो जी लेगा, सिर्फ जी लेगा। कहते नहीं है ये तो आराम से सिर्फ जी ही रहा है, तो हमको ऐसे नहीं जीना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डियर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा, हमें ये इंश्योर कराया है कि हमारा जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा राइट टू लाइफ है, तो लाइफ का मतलब यहाँ पे जो होता है, लाइफ का मतलब होता है डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड मीन्स गरिमापूर्ण जीवन, मतलब ऐसा लाइफ जिसमें आपकी कोई डिग्निटी हो। कहते नहीं है कि आत्मसम्मान वाली ज़िंदगी जियो तो जियो, कि कहते नहीं है देखो वो कितना स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो लाइफ का मीन्स होता है डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, तो अगर आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीनी है, अगर आपको एक ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें आपके पास डिग्निटी हो, जिसमें आपके पास चॉइस हो, आप अपनी लाइफ को, अगर आप डॉक्टर बनना चाहें आप डॉक्टर बने, आप साइंटिस्ट बनना चाहें साइंटिस्ट बन सकें, आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें आप कर सकें, आप डांस करना चाहें कर सकें, तो अगर आपके पास ये चॉइसेस होंगी, आप अपना डिग्निफाइड लाइफ अगर जी रहे हो, तो इन डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आपको कुछ बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक ऐसे राइट्स की ज़रूरत होती है जो नेचुरल होते हैं। उन राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, तो आप उसको सीधा सीधा बता सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर बेसिक इन नेचर एंड दोज आर ऑल्सो नेचुरल राइट्स एंड दे आर नेसेसरी टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक राइट्स। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक लाइफ टू लिव अ डिग्निफाइड हेल्दी लाइफ, with the rights that we need is known as the fundamental rights. Clear? Okay, now we move to the next topic, why they are important. Why they are important मैंने डेफिनेशन में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ।
अच्छा ये बताओ, कुछ हो ना हो, डिग्निफाइड लाइफ जीना तो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, हमको एक गरिमापूर्ण, कहते नहीं है वो व्यक्ति ही क्या जिसमें पानी ना हो। पानी का मतलब क्या होता है? डिग्निफाइड लाइफ, जिसमें स्वाभिमान ना हो, गरिमा ना हो, खुद की लाइफ। तो वाई दे आर इम्पोर्टेंट? फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ। नाउ हमारे सामने सवाल क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी यूज़ फंडामेंटल राइट्स। अब आप अगर देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले मैं आपको इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एज अ एजुकेटेड सिटीजन, एज अ कंसर्न्ड सिटीजन, एज अ गुड सिटीजन, हमको अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी ना भी कर रहे हों, लेकिन मेरा मानना है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या राइट्स दिए गए हैं, इसकी जानकारी कम से कम सभी को, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड नो अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स। अब इनका यूज़ कैसे कर सकते हो? पहली बात, स्टेट का कोई भी ऑर्गन, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट स्टेट कहीं पे मिलेगा, तो स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पुलिस अगर आप पे आर्बिट्ररी एक्शन दिखाती है और पुलिस आपको जब गिरफ्तार करने आएगी, पुलिस आपको जब अरेस्ट करेगी, तो उस टाइम आपके पास आर्टिकल 20 होता है। इसको हम डिटेल में अभी कुछ देर बाद कवर करेंगे, या फिर अगर टाइम परमिट नहीं करेगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 20 जो आपका फंडामेंटल राइट है, ये पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है, जब आपको डिटेन किया जाता है, तो उस टाइम, उस वक्त डिटेन किए हुए पर्सन के क्या राइट्स होते हैं, ये हमको फंडामेंटल राइट्स में बताए जाते हैं। तो आप कहेंगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि पुलिस कभी भी अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है, तो उसके लिए हमें अपने राइट्स का पता होना चाहिए। बिल्कुल राइट्स का पता होना चाहिए। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप, सोशल इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत है, लेकिन अगर आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। तो इसके दूर करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 19 है। आपको अभी ये सिर्फ याद रखना है कि ऐसा सिस्टम है। आर्टिकल 15, 16, 18 क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मैं एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये याद रखना। तो हम फंडामेंटल राइट्स का यूज़ हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन पे हम कुछ देर में आते हैं, क्योंकि अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हुए। ठीक है, अब आज के लेक्चर के लिए हम फंडामेंटल राइट्स में अपना सिर्फ ये मैं आपको राइट टू इक्वालिटी पढ़ाता हूँ। अब फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है, इसमें हमारे 6 राइट्स मैंने आपको बताए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स ना हो पाने की वजह से जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ठीक है, अभी हमारे आर्टिकल 300A में दिया गया है, पहले हमारा आर्टिकल 31 में हुआ करता था। ठीक है, फंडामेंटल राइट में। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। आपको ये अधिकार है, आप लीगली कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, जब आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आपका जो स्टाम्प पेपर पे लिखा है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है और फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात याद रखनी है हमको। अब आज फंडामेंटल राइट्स में सारे फंडामेंटल राइट्स तो काफ़ी क्लासेस लगेंगी, तो आज हम एक अपना फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं, डेट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी का मतलब, राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले हमको ये देखना है किस आर्टिकल में। राइट टू इक्वालिटी जो हमारा है, ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी का मतलब एवरी पर्सन शुड बी इक्वल। सो राइट टू इक्वालिटी जो हमारा है, ये आता है हमारा आर्टिकल 14 to 18 में। यानी कि आर्टिकल 14 to 18 में ये बताया गया है कि हमारे देश में हम इक्वालिटी कैसे सस्टेन कर सकते हैं। आई समझ में बात? अब हम इक्वालिटी सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस होंगे। इनइक्वालिटी होगी तो हमारे देश में इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक 2 आर्टिकल्स दिए गए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें आर्टिकल 12 से लेके
35 तक फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 14 हमारा बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले हमको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना चाहिए, वो होता है हमारा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। आप अगर फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिनल टेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एकदम ईजी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में हमें बताया गया है कि स्टेट शुड नॉट डू दिस, स्टेट शुड नॉट डू दिस। तो सबसे पहली बात हमारी आती है स्टेट क्या हुआ। तो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट। मतलब हम आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि स्टेट क्या होगा, स्टेट में लिखा क्या है, क्या चीज़ स्टेट बनाती है। स्टेट ऐसा तो नहीं एक पर्सन है या एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको मिल जाएगा जाके, ठीक है। और इसी प्रकार ऑल द फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे भी जिस भी फंडामेंटल राइट में अगर आपको स्टेट वर्ड मिलेगा उसकी डेफिनेशन कहाँ है, आर्टिकल 12 में। अब कहिए सर डेफिनेशन क्या है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में ये कहा गया है कोई भी ऐसी बॉडी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, इवन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसमें अगर गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो मेजॉरिटी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, तो पहले हम उसको बोलेंगे पब्लिक कंपनी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज। जो हमारे PSUs होते हैं वो भी हमारा स्टेट का पार्ट होते हैं। इसका मतलब पुलिस हो, जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, या कोई भी हमारा ऐसा मान लो कोई कमीशन है, या फिर कोई भी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई भी ऐसा बॉडी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, दैट कम अंडर द स्टेट। अच्छा आप ये बताइए, आपके लिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो स्टेट में आएंगे कि नहीं आएंगे। पहला गवर्नमेंट कॉलेज बताना है आपको, ठीक है, आएंगे कि नहीं आएंगे। और दूसरा आप लोगों को बताइए कि जो कॉलेज तो प्राइवेट है लेकिन उनकी जो फंडिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सारी की सारी फंडिंग है उनको एड गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है कि पहली बात गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेशन स्टेट में आएंगे कि नहीं आएंगे, और प्राइवेट कॉलेज है लेकिन फंडिंग उनको स्टेट दे रहा है तो वो स्टेट में की डेफिनेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आर्टिकल 12 से आपको क्या याद रखना है कि दिस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 में यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉ। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स में जो लॉ वर्ड आया ना कि लॉ शुड नॉट बी अगेंस्ट पीपल, लॉ शुड नॉट डू दिस टू पीपल, लॉ डज नॉट डिड दैट टू पीपल, तो ये सब हमको बताता है कि लॉ क्या होगा, लॉ क्या चीज़ होती है, ये हमको बताता है आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 क्या होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए हमारा एक आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 368। अब अगर आप आर्टिकल 13 और 368 का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अगर मैं आपको इसके इनमें जो इतना डिस्प्यूट रहा है ना, अगर इसकी मैं आपको हिस्ट्री अभी बताने लगूं तो कम से कम 1 घंटे का लेक्चर वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इनकी हिस्ट्री छोड़ते हैं, लेकिन हाँ मैं याद रखूंगा आपको आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में, खासकर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो इनमें टसल बहुत ज़्यादा चली। बेरूबारी यूनियन केस आया, गोलकनाथ केस आया हमारा, उसके बाद केशवानंद भारती केस में ये हमारे डिस्प्यूट सेटल हुआ, ठीक है। तो ये हमारी पूरे अलग टॉपिक का वीडियो है, लेकिन आप ये याद रखना आर्टिकल 13 की आर्टिकल 368 से बहुत ज़्यादा टसल चलती है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 13 में ये नहीं लिखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा इसको हम लॉ मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है कि क्या क्या लॉ, व्हाट ऑल बी कंसिडर्ड एज लॉ, क्या क्या लॉ माना जाएगा। तो हमारे जो लॉज होते हैं, लॉ के आधार पे जो दूसरे लॉज बनाए गए यानी कि बाय लॉज, वो भी जो कस्टम्स होते हैं, जो कस्टम्स हमारी जुडिशरी हमारी पार्लियामेंट फॉलो करती है, जो रूल्स मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकाल दिए, कोई रेगुलेशंस निकाल दी, कोई मान लीजिए गैजेट नोटिफिकेशन आ गया या फिर किसी डिपार्टमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाला, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लॉ कंसिडर करी जाएंगी। ये सारे के सारे जितने भी लॉज हैं इनको हम लॉ कहेंगे, और अगर इनसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधा का सीधा अपने कंसर्न
कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करवाने के लिए। ठीक है, ये हुआ हमारा आर्टिकल 13। अब आते हैं हम आर्टिकल 14 पे, हमारा राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है। राइट टू आर्टिकल 14 सबसे पहले हमारा सिंपल बताता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में कि एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड जेंडर दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब किसी भी पर्सन का अगर जैसे उसका रेस अलग है, मान लीजिए वो आर्यन है, द्रविडियन है, कोई मान लीजिए स्लाविक है, कोई कॉकेशियन रेस का है, तो उसको सिर्फ उसकी रेस के आधार पर, सिर्फ इसलिए कि एक पर्सन वाइट है एक पर्सन ब्लैक है, इसके आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। या फिर मान लीजिए कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। मान लीजिए एक ऑफिस था, ठीक है, एक कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में एक पोस्ट केवल खाली है, एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट आते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, दोनों इक्वली जॉब के लिए सूटेबल हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मान लीजिए हिंदू को इस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि वो हिंदू है और जो कंपनी का ओनर था वो मुस्लिम था, उसने मुस्लिम को चूज कर लिया, तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो उसका जो हिंदू काउंटर पार्ट होगा वो उसके खिलाफ केस कर सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं की गई है। ठीक है, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे हम इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में आप अगर देखेंगे हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं। पहला होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दूसरा प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि जो लॉ बना है, हमारा जो लॉ बना है वो इटसेल्फ वैलिड है कि नहीं है। मान लीजिए जैसे पार्लियामेंट कल एक लॉ बनाती है कि एवरी पर्सन इन दिस कंट्री शुड बी कट इन अ फिंगर, मतलब हर पर्सन जो भी है इस कंट्री में उसकी एक फिंगर काट दी जाए। अब बिल्कुल सही प्रोसेस से बनाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फुल मेजॉरिटी से बनाया गया, जो प्रोसीजर लिखा है पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर लिखा है उससे पास किया गया, मेजॉरिटी भी दी पार्टी की, सारा प्रोसेस सही था। लेकिन अब इटसेल्फ में लॉ बताइए, लॉ खुद में सही है कि नहीं है? क्यों? मतलब इतना अतार्किक लॉ है, इतना इलॉजिकल लॉ है जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, और ऐसा लॉ पास कर दिया कि फिंगर काट दो। क्यों काट दो बिना मतलब में? तो ये ड्यू प्रोसेस लॉ का मतलब होता है कि हमें लॉ को देखना है कि लॉ इटसेल्फ सही है कि नहीं है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम अमेरिकन वे भी कहते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से माना जाता है कि इटसेल्फ लॉ सही है कि नहीं है। अब अगर हम दूसरा प्रोसेस आते हैं तो दैट इज प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। इसका मतलब होता है कि जो प्रोसीजर स्टेबलाइज किया है लॉ ने, मतलब लॉ ने कह दिया कि ऐसा 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 होगा, एक सिस्टम तैयार कर दिया, उस सिस्टम के हिसाब से ही सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम चलेगा। हमें ये नहीं देख सकते। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फिंगर काटने वाले एग्जाम्पल लॉ का, लॉ फिंगर काटने का अगर पास हो गया तो सारे लोगों की फिंगर काट दी जाएगी। सिर्फ ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर मान लीजिए लॉ में लिखा है कि फिंगर काटने के लिए ये प्रोसीजर होगा, ये नाइफ यूज़ होगी, ये पर्सन काटेगा, तो जो कोर्ट्स होंगे, जो अथॉरिटी होगी, जुडिशियल रिव्यू होगा, वो सिर्फ इस बात का होगा कि प्रोसीजर का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया। इसका नहीं होगा कि लॉ खुद में सही है कि नहीं है। ये होता है प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, और ये प्राइमरीली आता है हमारा यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटिश मॉडल इसको माना जाता है, यूनाइटेड किंगडम से आता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि ये बात कही जाती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग अ मैन टू वुमेन और अ वुमेन टू मैन। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है क्योंकि वो सिर्फ प्रोसीजर को देखते, वो ये नहीं देखते लॉ सही है या गलत है। तो इसलिए आपको ये मेन अंतर याद रखना, ड्यू प्रोसेस मतलब लॉ इटसेल्फ सही है कि नहीं है, और प्रोसीजर मतलब स्टेबलाइज्ड बाय लॉ मतलब सिर्फ प्रोसीजर को देखा जाता है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आर्टिकल 14 से याद रखने। अब हम आते हैं आर्टिकल 15, जल्दी जल्दी करते हैं हम क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। आर्टिकल 15 हमारा आता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी के साथ भी रेस, कास्ट, सेक्स या जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स या जेंडर के आधार पे
उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, राइट दैट एवरीवन इज इक्वल। एवरीवन इज इक्वल का मतलब क्या है कि हर कोई पर्सन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्लैक हो, वाइट हो, ठीक है, किसी भी देश का हो, कास्ट का हो, कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कोई भी हो, एवरीवन इन दिस कंट्री इज इक्वल। आर्टिकल 15 पे आयुष्मान खुराना की एक बहुत अच्छी मूवी भी आई थी, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में उस मूवी का बता सकते हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 में आपको याद रखना है, इट टॉक्स अबाउट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को ही कुछ लोग रिजर्वेशन भी कहते हैं। तो अगर आपके सामने ये सवाल आता है कि रिजर्वेशन की पावर गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती है, क्यों गवर्नमेंट ने मान लो रिजर्वेशन लागू किया है, तो कुछ तो कहीं से तो सोर्स का पावर होता है। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को अगर बैकवर्ड क्लासेस या चिल्ड्रन या वुमेन के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न करने, स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है। हमारे में नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज रिजर्वेशन, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 पे आते हैं, ये हमारे एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमारे देश में आपने एक प्रथा देखी होगी, एक बहुत ही गलत प्रथा चलती आ रही थी कि जो दलित होते थे, जो शूद्र होते थे, उनको जो अपर कास्ट होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीन के तीनों, हमेशा आपने देखा होगा एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी फैली हुई है कि जो अनटचेबिलिटी का सारा ब्लेम है ये ब्राह्मण्स पे ही डाल दिया जाता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अनटचेबिलिटी ब्राह्मण इंक्लूडेड थे, ब्राह्मण सबसे ऊपर आते थे, लेकिन आप ये भी देखिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों के तीनों लोग शूद्र से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे। मतलब शूद्र को छूना सही नहीं माना जाता था, इस प्रैक्टिस को कहा जाता था अनटचेबिलिटी। तो ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, इस इनह्यूमन प्रैक्टिस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है या प्रोफेस करता है तो उसको सजा होगी। ये एक क्राइम है, हमारे कंट्री में ये नहीं किया जा सकता। अब राइट टू इक्वलिटी का हम अपना अगर लास्ट राइट देखते हैं तो डेट इज आर्टिकल 18, राइट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि पहले आपने देखा होगा बहुत सारे टाइटल्स मिला करते, उपाधि के महाराजाधिराज, सवाई देश, राणा देश। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले मान लीजिए जैसे राणा की उपाधि मिल गई, सवाई, महाराजाधिराज, महासिंह, महादेश, तो ये सब जो टाइटल्स होते थे, इन टाइटल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 हमें बताता है कि इंडिया में कोई भी हो, केवल एकेडमिक और मिलिट्री, मतलब एकेडमी में या फिर मिलिट्री में हम उसको उपाधि दे सकते हैं, दिस इज कर्नल दिस, लेफ्टिनेंट दिस, कैप्टन दिस, और एकेडमी में प्रोफेसर दिस, प्रोफेसर दैट। तो केवल एकेडमिक और मिलिट्री हमारे जो टाइटल्स होते हैं उनको छोड़ के इंडिया में कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता। इसके साथ आप अगर देखेंगे तो हमारे जो अवार्ड्स, सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जैसे पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न, तो इनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी आई थी कि क्या ये टाइटल्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, डियर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि पद्म अवार्ड एंड भारत अवार्ड जो होते हैं ये हमारे टाइटल्स नहीं होते। जैसे किसी को मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, तो सचिन तेंदुलकर कभी ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो गलत हो जाएगा। तो आपको भारत रत्न मिले, ये एक तरह से अचीवमेंट के लिए मेरिट के बेसिस पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये आपका आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो होता है ख़त्म। ठीक है, अब वीडियो छोड़ने से पहले आपसे मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट अस। देखिए
इस वीडियो को बनाने में, पीपीटी बनाने में आप भी जानते हैं मेहनत लगती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा रीच आएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा चैनल पे लगातार कंटेंट अपलोड करने का। मैं कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट नहीं आता है तो मुझे भी लगता है कि क्यों वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके। इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी उससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे ऑल ऑफ यू।